हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में बताओ, और उस तैयारी को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल तो पेपर में पूछे जाते हैं। और ध्यान से देख लीजिएगा कैसे मैं इनको कराऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा जिससे कि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोज अपडेट और सारे पेपर आपको डेली मिलते रहेंगे। जैसा कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, कितने 1/6 मिलाने पर 41 सही 2/3 प्राप्त होंगे। कठिन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, हमें ये प्राप्त करना है, तो जो प्राप्त करना है उसको भाग कर दें जिसके मिलाने से बनना है। तो कितना प्राप्त करना है? 41 सही 2/3। इसको सही करेंगे तो 41 की 3 से गुणा करेंगे, 41 या 123 और +2 125/3 प्राप्त करने हैं। किसे मिलाकर? 1/6 मिलाकर। तो 1/6 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 1/6। और मैंने बच्चों आप लोगों को सिखाया था कि जब हम भिन्न को डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, तो जिससे भाग कर रहे होते हैं इस भाग वाले निशान को गुणा में बदलकर इसको उल्टा कर देते हैं। 6 को ऊपर रख देंगे और 1 को नीचे। हल करेंगे यहाँ से इसको, तो 3 दूनी आपका 6 हो गया। ये आ जाएगा 125 गुणा 2 बराबर 250। तो 250 1/6 मिलकर ये 41 सही 2/3 बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, भूलना मत। हमें जब भी पूछा जाए कि भाई 1/6 मिलाकर कितने होंगे या कितने ऐसे मिलाने पर ये प्राप्त होगा, तो इस वाली प्राप्त वाली संख्या को इससे भाग कर देंगे। अगला सवाल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। काफी बच्चों को ये कठिन भी लगता है, लेकिन कठिन होता नहीं है, होता बहुत ही आसान। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले इसको पढ़ो। एक विक्रेता ने कुछ नींबू ₹7 के 5 नींबू के भाव से खरीदे। यानी कि इस बंदे ने 5 नींबू खरीदे हैं, कितने के? ₹7। और ये बता रहा है कि इसने ₹3.5 के 2 नींबू के भाव से इनको बेच दिया। जब ये बेच रहा है तो 2 नींबू बेचता है। 2 नींबू बेचता है कितने के? ₹3.50 के। तो अगर इसने 100 नींबू बेचे तो 100 नींबू बेचने पर बताओ उसको कितना लाभ या फिर कितनी हानि हुई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो हम ऐसा करते हैं, सीधे सीधे 100 नींबू ही खरीदवा लेते हैं इससे और 100 नींबू इसको बिकवा देते हैं। 100 नींबू मान लीजिए, 100 नींबू इसने खरीदे। अब खरीदेगा कैसे 100 नींबू, यही तो कंफ्यूजन है। तो आपको कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है भाई। 100 नींबू खरीदने हैं तो 5 नींबू इसने खरीदे, तो 5 को 100 बना लो ना। यानी कि 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20 पंजे 100 होते हैं। 20 में इधर गुणा कर दो, तो 20 पंजे 100 नींबू खरीद लिए, तो 20 से इधर गुणा करी तो 20 से गुणा हम इधर भी करेंगे। इसका मतलब ये बंदा अब 20 पंजे 100 नींबू खरीद रहा है, कितने के? 20 की 7 से गुणा करें, 20 सत्ते 140 रुपए। 100 नींबू 140 रुपए का खरीदे। अब 100 ही नींबू इससे बिकवाने हैं, तो 100 नींबू देखो, 2 नींबू बेच रहा है ₹3.5 के, तो 2 को 100 बनाने के लिए 50 से गुणा करेंगे। 50 दूनी 100 होता है, तो इधर भी हम इसमें 50 से ही गुणा करेंगे। 50 से यहाँ से गुणा करेंगे तो दशमलव से तो जीरो कट जाएगी, और पंजो पंजो 25, 5 या 15, 16, 17। तो 100 नींबू अब ये बेचेगा कितने के? ₹175 के। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। नींबू 100 हो गए। अब देख लो, 100 नींबू खरीदे 140 के, बेचे 175 के। कम के खरीदे, ज्यादा के बेच दिए, यानी कि उसको हो गया प्रॉफिट, लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ? 175 में से 140 को कर दो माइनस, कितना बचा? 5, और 7 में 4 गया 3, तो इसको ₹35 का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आप सीधा सीधा क्या करो, उतने ही नींबू खरीद लो जितने बेचने हैं, या जिसके बारे में वो पूछ रहा है। आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है और एक आयत है, और यदि वर्ग की भुजा है 42 मीटर तथा आयत की चौड़ाई है 28 मीटर, तो आयत का परिमाप बताओ क्या होगा। तो देखो पहले प्रश्न के अनुसार देख लो क्या करा। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, ये हो गया एक आयत, और ये हो गया आपका वर्ग। वर्ग और दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो प्रत्येक भुजा वर्ग की 42 मीटर है। इसकी भुजा दी गई है आपको 42 मीटर, ये भुजा भी 42, और वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत की चौड़ाई दी है 28, ये आयत की चौड़ाई है जो कि 28 मीटर दी गई है। लंबाई हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हमें लंबाई पता चलेगा तो आयत का परिमाप तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग की भुजा में गुणा करते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। वर्ग की भुजा 42, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा गुणा भुजा। लंबाई हमें पता नहीं है, लंबाई निकाल लेंगे। चौड़ाई दे रखी है 28, और वर्ग की भुजा है 42 मीटर, तो ये आपका 42 इंटू 42 आ जाएगा। तो लंबाई बराबर 42 इंटू 42 डिवाइड बाय 28, जो गुणा में इधर आके भाग में चला जाएगा।
काट देंगे 7×42, 7×4 = 28, 2×2 = 4, 2×3 = 6 और 2 से 42 कटेगा 21 बार। तो लंबाई हो जाएगी हमारे पास 21×3, 21×3 = 63। तो लंबाई हमारे पास हो गई 63 मीटर। पूछा गया है आयत का परिमाप बताओ। आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर बताना है, और आयत का परिमाप आपको पता ही है, होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। 2 गुना लंबाई कितनी आई है 63, और चौड़ाई कितनी आयत की 28, जो कि पहले से दी हुई थी। जोड़ लेंगे 2 गुना 8 और 3 11, 6 2 8 और 1 9, 91। गुणा कर लेंगे 2 × 2 और 2 × 18। तो इसका जो परिमाप होगा 182 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। समझ में आया बच्चे? पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद देखना उसमें क्या दिया गया है। तो इस सवाल में दिया गया था वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग की भुजा दी गई थी, और वर्ग की भुजा दी गई है तो क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे भाई। भुजा गुणा भुजा क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को साथ साथ रखा। आयत की जो भुजा गायब थी, जो साइड गायब थी, वो हमने यहाँ से निकाल ली। लंबाई हमारे पास आ गई, परिमाप का सूत्र लगाएंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ताकि अगले बार जब पेपर करने तुम जाओ तो पेपर आसानी से कर पाओ, वहां पे कोई गलती ना हो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा? तो देखो, सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें जो कि अभाज्य भी होगी, ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखो, अगर खाली विषम संख्या कहता तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, लेकिन अगर उसने कहा विषम अभाज्य संख्या बताओ, तो विषम भी हो और अभाज्य भी हो तो वो सबसे छोटी विषम और अभाज्य संख्या होती है 3। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है आपकी 97, 97। याद रख लेना इस बात को, क्योंकि 98 आपका अभाज्य होता है, अभाज्य नहीं होता। 99 अभाज्य नहीं होता। उसके बाद 3 अंकों की संख्या आती है। तो सबसे बड़ी जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वो 97 होती है। प्लस करेंगे 7 3 10 और बचा 1 हासिल, तो 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो सबसे छोटी विषम संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का जो योगफल है वो आपका 100 आता है। अगला प्रश्न है 3 घंटी क्रमशः 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 8 बजे बजी थी तो फिर दोबारा कितने बजे बजेंगी, दोबारा से कब बजेंगी? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमें अलग अलग समय अंतराल दिया होता है तीनों घड़ियों का, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, और जो टाइम आएगा उतने ही समय के बाद वो फिर से एक बार बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, 9 और 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर यहाँ से हमारे सारे सारे भाज्य संख्या आ गई, तो 3 से कटेगा 1 4, और फिर उसके बाद 5 आ जाएगा। फिर 2 से 1, 2 दूनी 4, 5 कर देंगे। फिर 2 से 1 1 5, और फिर 5 से। तो इनका जो एलसीएम आया उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3 × 2 × 2 और × 5 गुणा कर लो। 3 तिया 9, दूनी 18, पंजे 90, दूनी 180। तो इनका जो एलसीएम आया वो 180 आया। 180 क्या आया, मिनट आया, क्योंकि हमारा समय अंतराल भी मिनट में था। तो 180 मिनट आया। और आपको पता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 180 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे 60 से भाग करके। तो 6 तिया 18, तो कितना हो गया बच्चे आपका, 3 घंटे हुआ। तो ये जो घड़ी थी वो पहले सुबह 8 बजे बजी थी, तो 8 बजे के 3 घंटे बाद हमें देखेंगे कितने बजे बजेगी। तो 8 में 3 जोड़ेंगे, फिर से प्रातः 11 बजे जो है फिर से बजेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आई। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी बार बार पूछे जाएंगे, लेकिन प्रॉमिस करो पेपर अच्छे से करके आओगे, सिलेक्शन लेके आओगे। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन मुझे बताओगे सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।